हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ देखिए, इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज़ इन असम। तो ओनली गोल्डन टाइगर जो है इंडिया का, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखा है। इसको टैबी टाइगर या फिर स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोला जाता है। टैबी जो वर्ड है ये मोस्टली यूज़ होता है कैट्स के लिए। क्लियर। देन ये जो गोल्डन कलर है इसका, ये किस क्यों है? ये रिसेसिव जीन की वजह से है। और रिसेसिव जीन बेसिकली क्या होता है कि मान लो एक इंडिविजुअल है, उसमें कोई कैरेक्टर है, तो उसके लिए दो फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको एक लेमन लैंग्वेज में मैं समझाऊं, तो एक होता है डोमिनेंट फैक्टर और एक होता है रिसेसिव फैक्टर। तो अगर नॉर्मली हम रॉयल बंगाल टाइगर्स की बात करें, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है, तो उसकी जो स्ट्राइप्स का कलर होता है वो होता है टू ब्राउन टू ब्लैक। तो वो क्या है? वो डोमिनेंट फैक्टर है जो मोस्टली हमें टाइगर्स में मिलता है। बट ये जो गोल्डन टाइगर है, इसमें जो करेक्टर है ये क्या है? ये है रेड एंड ब्राउन स्ट्राइप्स, जो कि रेयर है, रिसेसिव है। और ऐसा होता क्यों है? ये मेन इसका रीजंस क्या होता है कि जब किसी स्पीशीज में जो है रिलेटिव्स में क्लोज मेटिंग हो, जब क्लोज मेटिंग होती है रिलेटिव्स में, तो उसकी वजह से रिसेसिव जीन जो है एक्सप्रेस होता है। क्लियर। तो यहाँ देखिए, और रिसेसिव जो है, रिसेसिवनेस एक तो इनब्रीडिंग की रिस्पॉन्सिबल है, इनब्रीडिंग रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी इनकी जो है पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड क्यों है? एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण जो हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रही है, इनकी पोचिंग होती है। दूसरा है कि जो आपस में इनकी कनेक्टिविटी लूज लूज हो गई है। क्लियर। और गोल्डन टाइगर जो है ये कलर मॉर्फ है रॉयल बंगाल टाइगर का। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसमें ब्राउन टू ब्लैक होती हैं, तो वो डोमिनेंट है। बट रिसेसिव के केस में जो है वो क्या आई हैं? ब्राउन टू रेड, ब्राउन एंड रेड। क्लियर। यहाँ देखिए, आप पिक्चर देख सकते हो, ऐसा दिखता है कुछ गोल्डन टाइगर। देन काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें, जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है। डिक्लेयर्ड हुआ था नेशनल पार्क 1974 में। और ये टाइगर रिजर्व भी है सिंस 2007। और इसको बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और यहाँ से इस जो नेशनल पार्क है पास होता है नेशनल हाईवे नंबर 37। देन ये होम है वन होर्न्ड राइनो का। और अदर स्पीशीज़ की अगर बात करें जो यहाँ पे मिलती हैं, वन हॉर्न राइनो, एशियाटिक वाटर बफेलो, एलिफेंट एंड टाइगर्स। देन दिफलू रिवर जो है यहाँ से पास होती है बिसाइड्स अदर सीजनल स्ट्रीम्स। और सेकंड वेटलैंड बर्ड काउंट जो हुआ था वो काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ था, जो कंडक्ट हुआ था जनवरी 2020 में। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है, इन्होंने डिसाइड किया है कि विमेन जो है उनको मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो रिक्रूट करेंगे। और त्रिपुरा का ये जो डिसीजन आया है ये 2 साल बाद आया है। 2 साल पहले मीन्स इन्होंने क्या किया था, रिजर्वेशन डिक्लेयर की थी विमेंस के लिए पुलिस फोर्सेस में एट ऑल लेवल्स। और जो इसमें आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एक लैंग्वेज है ट्राइबल लैंग्वेज, कोकबोरोक। कोकबोरोक जो है ये नेटिव लैंग्वेज है त्रिपुरा की, जो 19 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी। तो वन ऑफ द मीडियम जो है ये बनी है लैंग्वेज इस एग्ज़ाम के लिए। और त्रिपुरा की अगर बात करें हम, जो त्रिपुरा जो है वहाँ पे एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसको बोला जाता है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कोडिफाई की थी कस्टमरी लॉज। कस्टमरी लॉज का मतलब है जो हमारे कस्टम से रिलेटेड होती हैं। तो कस्टमरी लॉज जो है इन्होंने कोडिफाई की थी 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, क्लैंस के लिए, मीज़ो, काइपेंग एंड मलसोम। तो याद रखना है, मीज़ो, काइपेंग एंड मलसोम जो है ये ट्राइबल क्लैंस कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं। और ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये बनी है 6th शेड्यूल की एक प्रोविजन के अंडर। जैसे 6th शेड्यूल में क्या है, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
तो अपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि 6 शेड्यूल में 4 स्टेट्स हैं, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं इनके पास एज पर सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अपनी ऑटोनॉमस काउंसिल जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डिक्रीज और चेंज द नेम ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो जो गवर्नर होता है स्टेट का, तो वो क्या कर सकता है, वो इंक्रीज कर सकता है एरिया, डिक्रीज कर सकता है और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी चेंज कर सकता है। While executive powers of the union extend in schedule areas with respect to their administration in 5th schedule। आपको पता है कि 5th शेड्यूल में भी ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, बट वो जो ट्राइबल एरियाज हैं जो 5th शेड्यूल में है उसको डील करती है यूनियन गवर्नमेंट, वेराज जो 6th शेड्यूल में है दैट इज 4 स्टेट्स जो हैं ये इनको डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। क्लियर, स्टेट गवर्नमेंट इनके साथ डील करती है। और जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, और जो अगर अप्लाई करने भी होंगे वो एज इट इज़ करने हैं या मॉडिफाई करने हैं, तो इसका फाइनल अथॉरिटी कौन है डिसाइड करने वाली, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। देन इंडिया यूएस रिलेशंस देखते हैं। US remains India's top trading partner in 2019-20 for the second consecutive fiscal year। सेकेंड कंजेक्टिव फिजिकल ईयर में यूएस जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया का। और यूएस ऐसी फ्यू कंट्रीज में से है जिसका इंडिया जो है जिसका ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, देन यूएस से पहले चाइना जो था इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, और उससे पहले जो था यूएई दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे ये इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे। देन अगर ट्रेड की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यूएसए ने एक रिसेंटली जो है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इसको बोलते हैं, उससे विड्रॉ कर लिया था, जिसमें कि ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को। जैसे इस केस में इंडिया को जीएसपी बेनिफिट मिलता था यूएस से, बट यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया। और यूएस जो है इंडिया जो है ये टॉप जीएसपी बेनिफिशियरी रहा है। 2018 में जीएसपी जो है वो 11% था यूएस मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से जितने इंपोर्ट जाते थे उसमें 11% जो इंपोर्ट्स थे 11% जो एक्सपोर्ट्स थे इंडिया से यूएस जा रहे थे जो, उसमें 11% जो जीएसपी के अंडर थे। क्लियर, देन जीएसपी जो है बट ये है क्या, नॉर्मली इट इज़ अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम। ये ऐसा टैरिफ सिस्टम है जिसमें कुछ प्रेफरेंस दी जाती है और टैरिफ जो है उसमें रिडक्शन की जाती है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। और ये जो फैसिलिटी है, ये जो जीएसपी फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ है नेटग्रिड एंड एनसीआरबी के बीच में फॉर एक्सेस टू क्राइम डेटा। नेटग्रिड जो है वो एनसीआरबी से जो है क्राइम डेटा अब लेगी। एन एमओयू वाज साइंड बिटवीन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेटग्रिड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो टू एक्सेस सेंट्रल ऑनलाइन डेटाबेस ऑन एफआईआर्स एंड स्टोलन व्हीकल्स। क्लियर, नेटग्रिड जो है ये एक्सेस मिलेगी इसको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और एंड सिस्टम डेटाबेस दैट लिंक्स अराउंड 14,000 पुलिस स्टेशन। तो इंडिया में 14,000 जो पुलिस स्टेशन हैं उससे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए नेटग्रिड को, लाइक किसी क्रिमिनल के बारे में चाहिए, कोई क्राइम रिलेटेड चाहिए, स्टोलन व्हीकल की चाहिए, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नेटग्रिड जो है अब उसको एक्सेसिबल होगी थ्रू एनसीआरबी। क्लियर, अब नेटग्रिड है क्या मेनली, NatGrid is an integrated intelligence grid connecting databases of core security agencies of the government of India। तो ये एक ऐसा सेटअप है जो कनेक्ट करता है डाटा बेसिस को, किसके डाटा बेसिस को, डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के, डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के गवर्नमेंट की। देन combined data from NatGrid will be made available to 10 central agencies। तो 10 सेंट्रल एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल रॉ है जैसे, उनको ये है जो डेटा एक्सेसिबल होगा। क्लियर, एनसीआरबी की अगर बात करें,
एनसीआरबी जो है इट स्टैंड्स फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सेटअप हुई थी ये 1986 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये एक्ट करती है ऐसे कि रेपोजिटरी है ये, जिसमें डेटा है सबका क्राइम एंड क्रिमिनल्स का। क्लियर। अब एक गवर्नमेंट स्कीम है, ये एक न्यू इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि डेली मैं आपके साथ एक गवर्नमेंट स्कीम जो है डिस्कस करूंगा। एज यू नो यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो अक्टूबर में है, और जो पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर हिमाचल जो है हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। मतलब जो उनका एग्ज़ाम आ रहा है उसमें ऐसी स्कीम जो है डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। क्लियर। फर्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। देन ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस मिलेगी। और इसमें जो है फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिसका जो है डेटा हमारे पास यील्ड डेटा जो है कि कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी हुई है, कितनी यील्ड है, वो अवेलेबल है। देन ये मैंडेटरी है उन फार्मर्स के लिए जिन्होंने लोन लिया है बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। देन प्रीमियम जो है 2% है खारीफ क्रॉप्स के लिए, और 1.5% है रबी के लिए, एंड 5% जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है। ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट की जाएंगी थ्रू जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि सिलेक्ट करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू बिडिंग प्रोसेस, कि बिड किया जाएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए, और ये अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। देन इसमें रिस्क क्या क्या कवर है। यील्ड लॉस है कि अगर उसकी प्रोडक्टिविटी में कुछ लॉस होता है कौन से फैक्टर से, जैसे नेचुरल फायर है, लाइटनिंग है, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन, टेम्पेस्ट, टॉर्नाडो। क्लियर। और इसमें फ्लड लैंडस्लाइड, इनंडेशन जो है ये भी, और ड्रॉट आपने याद रखना है कि ड्रॉट भी इसमें इंक्लूडेड है। देन पेस्ट एंड डिसीज़ जो है, अगर फसल जो है आपकी पेस्ट या किसी डिसीज़ से ख़राब होती है तो वो भी इसमें इंश्योर्ड है। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ और आपने याद रखनी है कि अगर जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई के बाद अगर कोई नुकसान होता है तो कवरेज जो है वो अवेलेबल होगी सिर्फ मैक्सिमम 14 दिन के पीरियड के लिए। क्लियर। कि मान लो आपने आज फसल कटाई करके रख दिया तो उसके बाद के जो 14 दिन होंगे, ठीक है, कि मान लो फसल को सुखाने के लिए छोड़ दिया आपने 14 दिन के लिए, कुछ भी ऐसे पर्पज़ के लिए छोड़ दिया, तो वो सिर्फ 14 दिन के लिए ही इंश्योर्ड होगी। क्लियर। ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दैन जो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हेल स्टॉर्म है, लैंडस्लाइड है और लैंड इनंडेशन है, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। लेटेस्ट चेंजेस कुछ किए गए थे यहाँ पे स्कीम में, हम देख लेते हैं। 12% इंटरेस्ट रेट है जो पेनल्टी एज अ पेनल्टी पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी अगर वो टाइमली जो है उनको क्लेम नहीं देती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करने में भी फेल हो जाती है तब तब भी स्टेट गवर्नमेंट उनको 12% जो है पे करेगी। और इसमें जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने है, 3 मंथ्स जो है टाइम पीरियड है, कि इंश्योरेंस कंपनी भी अगर 3 महीने तक क्लेम नहीं दे रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट 3 महीने के लिए सब्सिडी नहीं दे रही है तो 12% जो है उनको यहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी फार्मर्स को। क्लियर। और इसमें मैंडेटरी जो है आधार कार्ड हो गया ताकि डुप्लीकेशन से बचा जा सके, ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो डुप्लीकेसी ना हो जाए उसकी। देन मोर टाइम यहाँ पे दिया गया है फार्मर्स को कि अपना जो क्लेम है या फिर अपना जो लॉस है वो इंटीमेट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को विद इन 72 आवर्स, जो पहले 48 आवर्स था, थ्रू एनी स्टेक होल्डर्स एंड डायरेक्टली ऑन द पोर्टल। तो जो कोई स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व है तो उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं वो, या फिर जो अपने पोर्टल जो है इसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन इसमें टेक्नोलॉजी है, जैसे इसमें सैटेलाइट इमेजिंग है वो भी मैंडेटरी कर दी गई है। क्लियर। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपने इम्पॉर्टेंट फीडबैक्स हमें दे सकते हैं ताकि हम इस चैनल को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकें। और आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हम जो भी हम आपको एक वीक में पढ़ा रहे हैं वो उससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा चेक कर सकते हैं। क्लियर। और
आप अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।